सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्रों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ रोचक प्रसंग श्रवण के बारे में। तो सबसे पहले बता रही हूँ रोचक प्रसंग का अर्थ। बालकों में स्मरण की प्रवृत्ति के विकास के लिए कक्षा में विषय से संबंधित रोचक प्रसंगों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। रोचक प्रसंग एक महत्वपूर्ण श्रव्य सामग्री है। सर्वप्रथम ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि रोचक प्रसंग क्या होता है, किसे कहते हैं। किसी पाठ्य विषय को स्पष्ट करने या पुष्ट करने के लिए उस विषय से संबंधित या भाव साम्य वाली या उससे मिलती जुलती जो बात या घटना शिक्षक बालकों को सुनाता है, उसे प्रसंग या रोचक प्रसंग कहा जाता है। अब इसके बाद है रोचक प्रसंग श्रवण के उद्देश्य। अपनी बात या पाठ्य विषय को स्पष्ट करने के लिए रोचक प्रसंगों को सुनाना या सुनना। दूसरा है नीरस पाठों को रुचिकर बनाने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग करना। तीसरा है छात्रों की श्रवण एवं स्मरण प्रवृत्ति में विकास करने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग करना। चौथा है छात्रों में बहुविधि ज्ञान अर्जन की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए, मतलब कई प्रकार से अपने ज्ञान को वो बढ़ा सकते हैं, इस प्रवृत्ति का विकास करने के लिए। पांचवा है छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, जिससे वो किसी भी चीज को मौखिक अभिव्यक्त कर सकें और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकें। इसके बाद है रोचक प्रसंगों के प्रकार। इसमें दो प्रकार है, पहला है लिखित सामग्री और दूसरा अलिखित सामग्री। तो सबसे पहले मैं आपको लिखित सामग्री के बारे में बता रही हूँ। शिक्षक जब रोचक प्रसंग के लिए पाठ्य पुस्तक से भिन्न पुस्तकों, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि को सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह लिखित सामग्री की श्रेणी में आता है। अब है अलिखित सामग्री। शिक्षक जब अपने तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए किसी घटना या कहानी या लोक कथा को प्रासंगिक रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे अलिखित रोचक प्रासंगिक सामग्री की श्रेणी में रखा जाता है। अलिखित रोचक प्रासंगिक सामग्री टेलीविजन एवं रेडियो आदि के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार रोचक प्रसंग हैं। बीच बीच में पाठ आपको नीरस ना लगे, इसलिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग शिक्षक अपनी सामग्री में, अपनी अध्ययन सामग्री में करते हैं। अब है दूसरा टॉपिक, समाज परिवेश एवं स्व अनुभवों पर चर्चा। इसमें सबसे पहले आपको परिचर्चा का अर्थ बताया जा रहा है। परिचर्चा एक परिसंवाद का रूप होती है। परिचर्चा के अंतर्गत पहले से दिए गए विषय पर अपने विचार प्रकट करना और दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए गए विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। परिचर्चा के माध्यम से छात्रों की संकोच एवं झिझक दूर होती है। परिचर्चा से जहां एक ओर छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर उसकी मौखिक वाक्पटुता का भी विकास होता है। इसलिए कक्षा कक्ष में शिक्षक को पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु, समस्या तथा स्थानीय घटनाओं के विषय में चर्चाओं का आयोजन करते रहना चाहिए। इसके बाद है परिचर्चा शिक्षण की विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता है परिचर्चा में शिक्षार्थियों के समूह में परस्पर अंतःक्रिया होती है। इस प्रकार वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। दूसरी है कक्षा कक्ष में परिचर्चा करते समय विद्यार्थियों को लगभग एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः उनके समाधान में भी सुविधा रहती है। तीसरा है कक्षा कक्ष परिचर्चा केवल प्रश्नोत्तर तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों में ज्ञान एवं चिंतन का विकास करता है। कक्षा में परिचर्चा करते समय कई तर्क दिए व सुने जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों में नवीन ज्ञान व नई सूचनाओं की वृद्धि होती है। चौथा है कक्षा कक्ष परिचर्चा शिक्षण में विद्यार्थियों की सहभागिता का उपयोग उनके व्यवहार और अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए किया जा सकता है। पांचवा है परिचर्चा द्वारा सीखने से विद्यार्थियों को सामूहिक अधिगम, जैसे विद्यार्थियों को मिलकर सीखने, प्रकरण व समस्या को समझने, सुझाव देने, दायित्व बांटने एवं परिणामों का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके बाद है परिचर्चा की आवश्यकता और महत्व। परिचर्चा की क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है? एक कक्षा के अंतर्गत विभिन्न छात्रों का समूह होता है और उन छात्रों में बौद्धिक स्तर, आयु, समझने एवं ग्रहण करने की क्षमताओं में भिन्नता पाई जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि भाषा शिक्षक जिस गति, लय तथा क्रम से शिक्षण कर रहा है, उसी गति, लय तथा क्रम में सभी छात्र उसका अधिगम कर सके। परिचर्चा की आवश्यकता इस बात से भी लगाई जाती है
कि परिचर्चा द्वारा शिक्षक छात्र अंतः क्रिया के साथ ही शिक्षक छात्र अंतः संबंधों का विकास होता है। शिक्षक का उद्देश्य रहता है कि पाठ्यक्रम समाप्ति पर छात्र और शिक्षक विषयों के संबंधों से जुड़कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाएं। इसके बाद परिचर्चा के महत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ बिंदु बता रही हूँ आपको। इसमें पहला है अभिव्यक्ति कौशल का विकास। तो इससे अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। बच्चे अपने किसी भी टॉपिक की अभिव्यक्ति, उनकी मौखिक क्षमता का विकास होता है, वो अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाते हैं। श्रवण कौशल का स्वाभाविक विकास, इससे बच्चों के सुनने की क्षमता का भी विकास होता है, क्योंकि कई घंटों तक लगातार किसी भी प्रसंग को सुनना बच्चों के बस की बात नहीं रहती, वो एक जगह नहीं बैठते हैं, तो इससे श्रवण कौशल का भी विकास होता है। कथन में उचित धारा प्रवाह, जो भी बात वो कह रहे हैं वो उचित लय और गति के साथ कह सकें। संप्रेषण में सहायक, मतलब अपने विचारों के आदान प्रदान में सहायक होता है। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में सहायक। संकोच की समाप्ति में सहायक, इससे बच्चों की संकोची प्रवृत्ति समाप्त होती है। मानक भाषा का प्रयोग, अपनी मानक भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं। आदर्श वाचन की योग्यता, आदर्श वाचन करना सीख जाते हैं। इसके बाद है परिचर्चा के अनिवार्य भाग। परिचर्चा के अनिवार्य भाग होते हैं 4। शिक्षक, विद्यार्थी, समस्या, मूल्यांकन। तो सबसे पहला है शिक्षक। कक्ष परिचर्चा का आयोजन करते समय विषय वस्तु का चुनाव और संगठन सब कुछ शिक्षक को ही करना पड़ता है, इसलिए इसका एक अनिवार्य भाग शिक्षक है। दूसरा है विद्यार्थी। एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचियों, तर्क, योग्यताओं तथा कल्पनाओं का स्तर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। तीसरा है समस्या। कक्ष में समस्या का चुनाव शिक्षक को विद्यार्थियों के सहयोग से करना चाहिए। समस्या वास्तविक होना चाहिए। चौथा है मूल्यांकन। परिचर्चा का अंतिम भाग विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता है। परिचर्चा के अंत में सहभागी को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि जिस समस्या या प्रकरण पर परिचर्चा की गई है उससे अभिवृत्तियों में परिवर्तन हुआ या नहीं। इसके बाद है परिचर्चा के विषय। परिचर्चा के विषय में पहला है परिवेशीय विषय पर आधारित चर्चा। जिस परिवेश में हम रहते हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। सामाजिक घटनाओं पर आधारित परिचर्चा, जो समाज में होने वाली घटनाएं हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं। अनुभवों पर आधारित चर्चा, जो हमारे अनुभव हैं, जैसे कोई हमारा किसी को देखा हुआ दृश्य वर्णन है, यात्रा वर्णन है, या कोई घटना हुई हो हमारे साथ, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। फिर है परिचर्चा के लाभ। छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास होता है। दूसरा है अध्यापकों और छात्रों में अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। तीसरा है छात्र संकोची व्यवहार और डरने की प्रवृत्ति से बाहर आते हैं। जितना ज्यादा टीचर और बच्चों में वार्तालाप होगा, परिचर्चा होगी, उतना ही बच्चे संकोची प्रवृत्ति से बाहर आएंगे। चौथा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है, वो तर्क वितर्क करने लगते हैं। पांचवा है छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। छठवां है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, इसका मुख्य लाभ है। इसके बाद है परिचर्चा के दौरान सभापति बनने वाले अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि निम्न गुण होना चाहिए। पहला है श्रम के प्रति निष्ठा। दूसरा अच्छा अध्यापक बनने की क्षमता। तीसरा अपने उत्तरदायित्वों को वहन करने की योग्यता। चौथा पाठ्य विषय में विशेष योग्यता। पांचवा छात्रों के व्यवहारों को समझने की योग्यता। छठवां है मूल्यांकन क्षमता। तो आज आपका ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे।